चलो शुरू करते हैं। देखो आज जो है बच्चों हम लोगों को किस किसके बारे में पढ़ना है, तो आज जो है हम लोगों को कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ना है। कार्बन फैमिली कहने का मतलब ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 14 पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप 18 जो है वो पी ब्लॉक है। तो ग्रुप 14 उसमें हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? हम लोगों को ग्रुप 14 के बारे में पढ़ना है। क्या है ग्रुप 14? तो ग्रुप 14 कंसिस्ट टोटल 5 एलिमेंट्स विच आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। मेरे साथ साथ लिखते जाना तो उचित रहेगा, बाद में नहीं लिख पाओगे। बिलीव करो मेरे पर, जो अभी लिख लिया मेरे साथ वो लिख लिया, वो सालों भर नहीं लिख पाएगा, सोचते रह जाएगा, कई तरह का बात ही करते रह जाएगा, लेकिन वो लिख ही नहीं पाएगा और डांट सुनेगा रोज क्लास में। देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसमें 8 जोड़ो 14, उसमें 18 जोड़ो 32, उसमें 18 जोड़ो 50 और उसमें 32 जोड़ो कितना हो गया 82। तो ये मेरे साथ साथ तुम लोग भी लिखते जाना। तो यहाँ पर जो हम लोग ये एटॉमिक नंबर लिखे हैं तो ये कैसे 6 to 4 कितना गया 8, 14 से 32 कितना ऐड किए हैं बताओ 18, 18 से 50 फिर कितना ऐड किए हैं 18 और फिर 50 से लेकर 82 कितना हम लोग जोड़े हैं बताओ 32। हम तुमको पहले भी सिखाए हैं कि कैसे तुम लोग ये निर्धारित कर सकते हो कि कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। कि यदि 8 जोड़ने हैं तो सिर्फ एस और पी इस्तेमाल हुआ होगा। यदि हम लोग 8 जोड़े हैं तो सिर्फ क्या इस्तेमाल हुआ होगा एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। और अगर हम लोग 18 जोड़े हैं तो एस पी के साथ साथ डी ऑर्बिटल भी यूज हुआ होगा। चलो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता दो कि कितना होगा। हीलियम 2s2 2p2। इसके बाद सिलिकॉन का हीलियम के बाद नियॉन 3s2 3p2। नियॉन के बाद आर्गन 4s2 3d10 4p2। आर्गन के बाद हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d10 5p2। क्रिप्टन के बाद हो जाएगा जीनॉन 6s2 4f14 5d10 और 6p2। तो इस तरह से तुम देख पा रहे होगे कि जितना भी ऑर्बिटल है तुम्हारा सॉरी ये ग्रुप 14 के एलिमेंट, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट के वैलेंस सेल के पी ऑर्बिटल में एग्जैक्ट कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल के पी ऑर्बिटल में एग्जैक्ट कितना इलेक्ट्रॉन 2, जिसको हम येलो लाइन से येलो से हाईलाइट किए हुए हैं वो वैलेंस सेल है। अगर तुम डी और एफ ऑर्बिटल देख पा रहे हो तो वो देखो वैलेंस सेल नहीं है, वो इनर या पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट का ऑर्बिटल मौजूद है। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम क्या गौर कर पा रहे हो? यहाँ पर तुम लोग गौर कर पा रहे हो कि कुल मिलाकर कितना एलिमेंट है इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में कुल मिलाकर 5 एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और lead। सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो किस चीज के बारे में पढ़ना होता है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो ये है कि इन सारे एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड जो है इन सबों का फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों को देखना है। यहीं से शुरू की है, कुछ ज्यादा नहीं है। इतना जगह देख, यहाँ तुम देख भी पा रहे होगे, ज्यादा नहीं छूटा है। यहीं से शुरू किए हैं, इतना जगह छोड़ के लिखो, इतना जगह छोड़ के लिखो। रीडिंग देके लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के वेरिएशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स के वेरिएशन। ग्रुप 14 में कौन कौन सा है सोच के देखो। ग्रुप 14 में अपने पास है कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। यदि हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड की बात करें और इनमें एटॉमिक साइज की बात करें तो तुम जल्दी से बता दो, इन सबों में एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? डेफिनेटली लेड का होगा। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं हम लोग। इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस जो बोलोगे वो किसका होगा? लेड का होगा। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है लेड का। आयोनिक साइज या आयोनिक रेडियस भी तुम्हारा किसका सबसे ज्यादा होगा? लेड का। क्योंकि ग्रुप में जैसे तुम ऊपर से नीचे आते हो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर चूंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो दोनों का दोनों बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे याद रखना कि यहाँ से यहाँ का गैप जो है, कार्बन से सिलिकॉन का गैप जो होता है वो ज्यादा होता है, और सिलिकॉन से जर्मेनियम का गैप थोड़ा सा कम हो जाता है। कारण हर किसी को पता है, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन में चूंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा तो बढ़ते चले गया तुम्हारा एटॉमिक साइज। सिलिकॉन से जर्मेनियम में भी एटॉमिक साइज बढ़ा है, लेकिन गैप जो होता है वो थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम में अचानक से जो डी ऑर्बिटल आ जाता है ना, तो उस डी ऑर्बिटल के आने की वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच का गैप जो होता है उसमें मामूली सा अंतर रहता है। जैसे कि ऐसे हमको याद है, तुम लोग चाहो तो लिख भी सकते हैं, ये 77 पिकोमीटर कार्बन का एटॉमिक साइज, समझे। सिलिकॉन का 118 पिकोमीटर, लेकिन जर्मेनियम का मात्र 122। देखो बढ़ा ना, 77 से 118, मतलब 18 और 23, मान लो 41 पिकोमीटर बढ़ा, मतलब 1.5 गुना से ज्यादा। लेकिन यहाँ 118 से मात्र 122 बढ़ा। बढ़ा है मतलब उतना ज्यादा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा, मतलब वो गैप कम रहता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है, ये जो ये गैप वाली बात है ना, लिखना चाहते हो तो लिख दो, 2015 आईटी एडवांस का क्वेश्चन। ये 2015 आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि गैप जो होता है, कार्बन से सिलिकॉन का साइज गैप ज्यादा है और सिलिकॉन से जर्मेनियम का साइज गैप कम है। ऐसा क्यों? तो इस वजह से, क्योंकि सिलिकॉन से जर्मेनियम में जाने के क्रम में तुम देखोगे जर्मेनियम में अचानक से डी ऑर्बिटल आ जाता है। डी ऑर्बिटल आने का मतलब यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, कार्बन और सिलिकॉन में देखो डी ऑर्बिटल है नहीं है, लेकिन जर्मेनियम में अचानक से जैसे डी ऑर्बिटल आया, देखो ना ये डी ऑर्बिटल आया, तो वो डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस को अच्छे से ढक नहीं पाता। शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियस अच्छा नहीं रहता है। जैसे न्यूक्लियस का शिल्डिंग अच्छा नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा? न्यूक्लियस एक्सपोज होगा और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खिंचाव होने की वजह से वो सिकुड़ जाता है जर्मेनियम का एटॉमिक साइज। जिस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ा तो होता है लेकिन उतना बड़ा नहीं हो पाता। ऐसे याद रखने के लिए तुम रख सकते हो ये 140 पिकोमीटर और ये 146 पिकोमीटर के बराबर होता है। फिर यहाँ पर भी देखो गैप बहुत कम है। क्यों है गैप कम? क्योंकि यहाँ भी वही बात होगा, लेड में अचानक से जो एफ ऑर्बिटल आया था, देखो है ना, लेड में देखो अचानक से एफ ऑर्बिटल आया। एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग तो और भी बेकार है, एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग और भी बेकार होता है, जिस वजह से क्या होता है, लेड का एटॉमिक साइज भी बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता। ठीक है, छोटा छोटा बात। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, जैसा कि तुम देख भी पा रहे हो। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन। लेकिन टीन से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लेड का आयनाइजेशन एनर्जी। कारण वही होता है कि लेड में एफ ऑर्बिटल की वजह से उसका शिल्डिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता, और बहुत अच्छा शिल्डिंग नहीं होने की वजह से न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाता है। न्यूक्लियस के एक्सपोज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाता है किसका? लेड का। ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की भी अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर सिलिकॉन का कम हुआ, फिर सिलिकॉन से लेकर टीन तक का एटॉमिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होता है, और फिर लेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन कुछ इस तरह से, तेजी से लिखते चले जाओ। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी अगर देखोगे तो ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी लगातार बढ़ते चले जाते हैं। जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो डेंसिटी जो होता है वो लगातार बढ़ते चले जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि
सिलिकॉन का डेंसिटी जो होता है एक्सेप्शनली लो होता है। सिलिकॉन का डेंसिटी जो होता है वो एक्सेप्शनली लो होता है, यानी कि सच बताएं तो सबसे कम डेंसिटी अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है बताओ? सिलिकॉन का। मतलब इन सबों में अगर तुमसे पूछा जाए कि डेंसिटी जो होता है वो सबसे कम किसका होता है, तो सिलिकॉन का होता है। अगर मेरे साथ नहीं लिख पाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे, हम अपने ही बहुत स्लो लिख रहे हैं, तुम लोग भी तेजी तेजी से लिखते चले जाओ। डेंसिटी जो होता है वो किसका सबसे ज्यादा होता है बताओ? सिलिकॉन। सिलिकॉन का डेंसिटी जो होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर है ना? तो ये हम आगे जब अलग से इंडिविजुअली लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे, पहले एक बार सारे को ऑर्डर में लिख देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करोगे तो ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगातार घटते चले जाए। जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लगातार घटते चले जाते हैं। समझ रहे हो बात को? लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है किसका? लेड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बोले ना तो कार्बन के बॉइलिंग पॉइंट का चर्चा ही नहीं कर पाते। कारण है कि कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग अचीव ही नहीं कर पाते। कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कार्बन के बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते। यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ ज्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ ज्यादा है, तो बताओ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी किधर ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ तो किस साइड ज्यादा होगा? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा तुम्हारा लेड की। कंडक्टिविटी जो होता है वो सबसे ज्यादा किसके तरफ होगा बताओ? लेड की तरफ। ऐसे तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है कार्बन, साइड में कहीं पर लिख लेना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड जो है, इसमें कार्बन इज प्योर, कार्बन एंड सिलिकॉन इज प्योर नॉन मेटल। कार्बन एंड सिलिकॉन इज प्योर नॉन मेटल। जर्मेनियम और टीन जो होता है ना, ये मेटलॉइड की तरह काम करता है। लेड जो होता है दैट इज प्योर मेटल। समझे? टीन जो होता है कभी मेटल की भी तरह काम कर सकता है, कभी मेटलॉइड की तरह भी काम कर सकता है। टीन में थोड़ा थोड़ा मेटेलिक करेक्टर, इसीलिए देखो हम एरो थोड़ा घुसाए हैं। जर्मेनियम प्योर जो है मेटलॉइड है, और टीन और लेड जो होता है वो किस तरह से काम करता है? मेटल की तरफ। और इसी वजह से ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो लगातार बढ़ते जाता है, ना कि घटेगा। क्लियर है? एकदम आसान आसान सा चीज है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम लोग एक एक करके नीचे पॉइंट आउट करके लिखते हैं। सबसे पहले आयनेशन एनर्जी की बात करते हैं। जल्दी से इसको लिख लो, शायद इसकी स्क्रीनशॉट ले लो कम से कम। लिख लिया? देखो जो लोग बाद में आए हो वो देख लो कि बस इतना ही पढ़ा है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, यही था। ये ग्रुप 14 एलिमेंट शुरू किए हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट में हम बताएं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड होता है। इन सबों के ऑर्डर ऑफ एबंडेंस की अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी पर इनमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और कौन सा एलिमेंट कम मात्रा में पाया जाता है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन, सिलिकॉन इज सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड अपॉन अर्थ क्रस्ट नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। उसके बाद जो है किसका स्थान है बताओ? कार्बन का। कार्बन के बाद जो स्थान होता है किसका होता है? टीन का। टीन के बाद किसका स्थान होता है? लेड का। और लेड के बाद सबसे कम मात्रा में इस ग्रुप में जो सबसे कम एबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? जर्मेनियम। इस ग्रुप में जो सबसे कम एबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑर्डर ऑफ एबंडेंस अपॉन अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट ज्यादा मात्रा में ये तुम्हारा इस तरह से समझ में आ रहा है बात? कि सिलिकॉन जो होता है, दिख गया? सिलिकॉन जो होता है वो क्या होगा बताओ? सबसे ज्यादा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, यानी कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई एलिमेंट पाया जाता है तो वो कौन होता है? ऑक्सीजन। और उसके बाद दूसरा स्थान सिलिकॉन का। लेकिन ग्रुप 14 के एलिमेंट में से सिलिकॉन जो होता है ये सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर कार्बन, और सबसे मात्रा क्या? सिलिकॉन कार्बन से कहीं ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। समझे? कार्बन का स्थान 17th,
पृथ्वी पर कार्बन का स्थान 17वां है और सिलिकॉन का स्थान कितना है, सेकेंड। याद रखना, सारे एलिमेंट को मिलाकर अगर बोले तो पृथ्वी पर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन है, कार्बन है, टीन है, लेड है, जर्मेनियम है, ये बात याद रखना, सिर्फ इतना ही पढ़ाएं। इसके बाद नीचे प्रॉपर्टीज का वेरिएशन लिखवाएं, और इतना लिखने के बाद जो भी आए हो बाद में, जो लोग आए हो, एक पेज छोड़कर लिखना शुरू करो। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो ग्रुप 14 के एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से ज्यादा होता है और ग्रुप 15 से कम होता है। यदि तुमसे पूछा जाए कि ग्रुप 14 के एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो ग्रुप 14 का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो ग्रुप 13 के एलिमेंट से ज्यादा और ग्रुप 14 के एलिमेंट से कम होता है। जैसे कि एक ग्राफ से भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि यदि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन को देखें तो ये है अपने पास, कौन कौन है जल्दी से बता दो। जैसे ग्रुप 1 लिथियम, बेरिलियम हो गया ग्रुप 2, उसके बाद लिथियम के बाद है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद है बोरोन, थोड़ा कम हो जाता है, ग्रुप 13 हो गया। ग्रुप 13 से ज्यादा है ग्रुप 14, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। यही ना ऑर्डर होता है। तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 14 है, 3 मतलब तो 13, 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 7, हाँ कह रहे कॉलेज 16 यहाँ है, ये 17 है और ये 18 है। क्लियर है? एक्सेप्शनल बिहेवियर कहाँ कहाँ पर होता है, याद है तुम लोगों को? एक ग्रुप 15 का थोड़ा ज्यादा होता है अलग अगल बगल से, और एक ग्रुप 2 का अगल बगल से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अमॉन्ग देमसेल्व्स, अगर इन सबों में हम लोग बात करें, अमॉन्ग देमसेल्व्स मेरे साथ साथ लिखो, बाद में नहीं लिख पाओगे। अमॉन्ग देमसेल्व्स सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो होता है कार्बन का, उसके बाद किसका होता है, सिलिकॉन, उसके बाद किसका होता है बताओ, जर्मेनियम, उसके बाद होता है किसका, टीन, और टीन से कम होना चाहिए लेड का, लेकिन एक्सेप्शनली लेड का थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी टीन से ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है, तो उसका जवाब हो जाता है, उसके जवाब में हम लोग लिखते हैं कि एक्सेप्शनली हायर इन आयनाइजेशन एनर्जी, exceptionally higher ionization energy of lead is due to, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, exceptionally higher ionization energy of lead is due to presence of, पहले अच्छे से बैठ जाओ कॉपी किताब लेके सही जगह पर, सही जगह पर कॉपी किताब रखो, मोबाइल को सही जगह पर स्थिर करो, सही जगह पर कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, मोबाइल को सही जगह पर स्थिर करो और उसके बाद लिखना चालू करो। Exceptionally higher ionization energy of lead is due to presence of f orbital in it, due to presence of f orbital in it, किसके मौजूदगी की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ f orbital in it, किसके मौजूदगी से, f orbital in it, that ineffectively sealed the nucleus, जो कि न्यूक्लियस को ineffectively sealed करता है, that ineffectively sealed the nucleus so that nucleus expose and attract valence electrons more strongly, so that nucleus expose and attract valence electrons more strongly, जो न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाता है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींच रहा हो, समझे बात को, एक्सपोज हो जाता है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींच रहा होता है। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। किसका ज्यादा हो जाता है भाई साहब, तो लेड का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं बताओ,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, होता है गैप, होता है दरअसल केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि बहुत सारे एक्सेप्शनल टर्म, तो उन एक्सेप्शनल टर्म को ही फोकस करके हम लोग उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन सो अपने मने, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन क्या होता है, जब यहाँ पर होगा तो हर जगह होगा, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है कि जैसे अपने पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये लेड तुम देख पा रहे हो। सबसे पहले इन सबों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमको याद भी है, तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5, सिलिकॉन का होता है 1.8, 1.8, 1.8 और 1.9। बोलोगे सर, जैसे अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं कि भाई लेड का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल का इनइफेक्टिव शील्डिंग हुआ तो वो न्यूक्लियस का एक्सपोज किया, जिस वजह से न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। बोलोगे सर बाकी जगह ऐसा कहने होता है। अरे भाई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मतलब पहले ऑब्जर्वेशन तब कंक्लूजन, यानी कि केमिस्ट्री बोलने का मतलब क्या, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि मतलब क्या गड़बड़ी हम लोग देखें, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और तब कंक्लूजन। क्योंकि अगर ये कंक्लूजन हर जगह लगता कि जहां जहां एफ ऑर्बिटल है सबका एनएस एनर्जी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब ज्यादा, तब तो वो एक्सेप्शन कहलाता ही नहीं। कारण क्या होता, तब तो नॉर्मल बात है, तब तो सभी जगह है ये, तब तो कोई एक्सेप्शन का, एक्सेप्शनल मतलब क्या, कभी है कभी नहीं है, मन मुताबिक है। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं, और यही तो इसको टफ बनाता है। नहीं तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या होता, तब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, सीधा पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इधर से इधर बढ़ता है, इधर से इधर घटता है, हम खत्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के अलावे भी हम लोगों को इन सारे चैप्टर्स के बारे में क्यों पढ़ना होता है, इस वजह से पढ़ना होता है क्योंकि बहुत सारा एक्सेप्शनल टर्म, और वही एक्सेप्शनल टर्म अपने को याद करना। यहाँ पर भी क्या है कि हेयर ऑल्सो ड्यू टू इनइफेक्टिव, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, here also due to ineffective shielding of by f orbital, here also due to ineffective shielding by f orbital in lead, its electronegativity is comparatively higher than preceding element। और यही सब तो अपने को अच्छे से याद करना, और यही सब इसको वैल्यू इसका बढ़ाता है। डेंसिटी भी एक्सेप्शनल है, यानी कि जो जो एक्सेप्शनल है ना वही हम लोग यहाँ पर अलग से लिखते हैं। डेंसिटी में क्या था, अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो सिलिकॉन का डेंसिटी सबसे कम होता है, होना चाहिए था सबसे कम डेंसिटी किसका, कार्बन का। लेकिन कार्बन और सिलिकॉन में किसका डेंसिटी कम हो जाता है, जल्दी से बता दो। सिलिकॉन का डेंसिटी जो होता है वो सबसे कम हो जाता है, और उसके बाद तो नॉर्मल है जर्मेनियम, और उसके बाद टीन, और उसके बाद लेड। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो डेंसिटी सबसे कम होना चाहिए था किसका, तो डेंसिटी सबसे कम होना चाहिए था कार्बन का, लेकिन डेंसिटी होता है सबसे कम किसका, सिलिकॉन का। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। इसका भी रीजन तुम पूछ सकते हो क्यों, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो होता क्या है कि सिलिकॉन में वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, सिलिकॉन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तुम यहाँ देखो, अभी कुछ देर पहले हम सर्वे में लिख पाए थे, आईटी 2015 एडवांस का क्वेश्चन नहीं था, जो हम बोले थे कि कार्बन का एटॉमिक साइज होता है 77, सिलिकॉन का तेजी से बढ़ गया 1.5 गुना से भी ज्यादा, और फिर जर्मेनियम का उतना नहीं बढ़ा, थोड़े से बढ़ा, 4 का ही वृद्धि हुआ, देख पा रहे हो। तो सिलिकॉन में चूंकि एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत तेजी से बढ़ गया सिलिकॉन में, सिलिकॉन में एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। तो एटॉमिक रेडियस सिलिकॉन का बहुत ज्यादा हो गया, तो रेडियस मतलब क्या, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आया कि सिलिकॉन केस में सिंस वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली, सो वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीजेस की इंक्रीजेस।
डेंसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शनल टर्म्स अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, समझे? तो ये सब कुछ कुछ बात था क्या चीज के लिए, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए। इन चीजों के अलावे अब हम लोग को देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हेडिंग देके हम क्या लिखने हैं बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम लोग भी तेजी से लिखते जाना, लिख लिए होगे शायद। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम तुमसे पूछें कि इन सबों का ऑक्सीडेशन स्टेट करने का मतलब कि ये सब किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट और उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, तुम लोग भी लिखते हैं ना, जर्मेनियम, टीन और लेड, लिख दिए। हम लोग के पास 5 एलिमेंट है यहाँ। तो इन पांचों एलिमेंट में तुम जानो कि जर्मेनियम, टीन और लेड अलग जैसा बिहेवियर शो करता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट, और कार्बन और सिलिकॉन अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन -4 -3 -2 -1 0 +1, सॉरी सॉरी, +1, रुक जाओ, माइनस सीधा ऐसा लिखा है ना, -4 से -4 से +4 तक हर एक पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी -4 से +4 तक हर एक पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। लेकिन जर्मेनियम, टीन और लेड जो होता है ये सिर्फ दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +4 और दूसरा एक +2। एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और एक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एक +4 और एक +2, जैसा कि से लिखता है, एक +4 में और एक +2 में। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ, दिस इज nth ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हुआ n-2f, n मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम, टीन और लेड जो होता है ये दो दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। यदि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे कि जर्मेनियम है, टीन है, लेड है, यहाँ पर लिखते हैं, ये है अपने पास जर्मेनियम, टीन और ये लेड है। जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। तो जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा +4, टीन का भी +4, लेड का भी +4, जर्मेनियम का +2, टीन का भी +2 और लेड का भी +2। ये तीन तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना यहाँ पर। तो तुमसे अगर पूछेंगे जर्मेनियम, टीन और लेड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी जर्मेनियम की तरफ ज्यादा, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी किधर ज्यादा, तो नीचे की तरफ ज्यादा। मतलब लेड जो होता है ना ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है बजाय कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के अनुसार हम लोगों को यही देखना होता है। यहाँ पर लिख भी सकते हो तुम लोग, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना भाई तुम लोग, साथ साथ लिखते चले जाना। क्लियर है? इन चीजों को अच्छे से ध्यान से देखो। उसके बाद है कैटिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, जो ग्रुप 14 का मेन कैरेक्टर है। ग्रुप 14 का मेन कैरेक्टर क्या चीज है बताओ, कैटिनेशन। हेडिंग देके लिखो, क्या होता है कैटिनेशन, तुम लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ, मेरे साथ साथ लिखो, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, कैटिनेशन। कोई भी एलिमेंट का जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, उसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, कैटिनेशन। क्लियर है? तुमको ये पता होना चाहिए, ये तो 9 10 में ही पढ़े थे, लेकिन ये तुम नहीं पढ़े होगे कि कैटिनेशन पावर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है। ये तुम लोग को नहीं पता होगा कि कैटिनेशन पावर जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा, कैटिनेशन पावर भी
इतना ज्यादा होगा। यदि बॉन्ड एनर्जी कम तो कैटिनेशन पावर कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो कैटिनेशन पावर भी ज्यादा। यानी कैटिनेशन पावर दरअसल किस चीज पर निर्भर करता है, तो कैटिनेशन पावर जो होता है वो दरअसल बॉन्ड एनर्जी पर निर्भर करता है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो कैटिनेशन पावर भी ज्यादा होगा, और बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो कैटिनेशन पावर जो होगा वो भी कम होगा। क्लियर है? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो कैटिनेशन पावर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम तो कैटिनेशन पावर भी कम। तो इन पीरियोडिक टेबल, in periodic table, since CC bond have highest bond energy, क्योंकि किस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। इन पीरियोडिक टेबल सिंस सीसी बॉन्ड हैव हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, so that in periodic table carbon so मैक्सिमम कैटिनेशन। सुने बात को, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा, ये ग्रुप 14 की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप 14 तो बहुत दूर की बात है, ग्रुप 14 में तो सबसे ज्यादा होता ही है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन का सबसे ज्यादा कैटिनेशन होता है। इसी वजह से तो कार्बन जो होता है आपस में लिंक होके सैकड़ों लाखों करोड़ों तरह का कंपाउंड बनाता है, और उन करोड़ों तरह के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए अपने को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का जरूरत होता है, और उसी सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर तुमसे पूछें कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, तो तुम हमको जवाब दोगे बॉन्ड एनर्जी जो है सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन का। बॉन्ड एनर्जी चूंकि कार्बन का सबसे ज्यादा है, तो बताओ कि कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो कैटिनेशन पावर, ओहो, चलो। तो बॉन्ड एनर्जी चूंकि सबसे ज्यादा इसका है, तो कैटिनेशन पावर जो है वो भी उसी का ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसी का तो कैटिनेशन पावर भी ज्यादा होगा। यानी कि कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन इन पीरियोडिक, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा कैटिनेशन कोई शो करता है तो कौन करता है, कार्बन। कार्बन का कैटिनेशन जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, या फिर सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा। अब जो है सबसे लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर बच गया, वो सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है वो क्या होता है बताओ। ऐसे यहाँ पर ना डबल लगा लेना, जहां जहां हम डबल लिखे हैं। डबल लगाने से मतलब होता है बहुत कम, जैसे लेड में भी डबल इसलिए लिखे कि लेड जो होता है वो कैटिनेशन तो शो करता ही नहीं, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा तुरंत से कनेक्ट होना। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या होता है, एलोट्रोपी करने का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर एक से अधिक रूपों में पाया जाए, जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एलोट्रोपी। लिस्ट में लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, property of any element due to which due to which it exists due to which it exists in more than one forms, in more than one forms having similar physical property, similar physical property but different chemical property, but different chemical property is called allotropy। उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट एक से अधिक कई सारे रूपों में पाया जा सकता है, कोई भी एलिमेंट एक से अधिक कई सारे रूपों में पाया जा सकता है, जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलोट्रोपी। पूरे पीरियड ग्रुप 14 में कार्बन शो द फेनोमेनन ऑफ एलोट्रोपी। ग्रुप 14 में कौन शो करता है, कार्बन शो द फेनोमेनन ऑफ एलोट्रोपी। और उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो कि है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तुम लोग तुरंत से कनेक्ट हो जाओ, दोबारा से इसको डिस्कनेक्ट कर दें, तुरंत से कनेक्ट हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वही डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में मुख्य रूप से।